आज के इस शिक्षण सत्र में हम पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत किंडरगार्टन विधि जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने किंडरगार्टन मेथड जो है वो शुरू की थी और उसमें हमने उसका अर्थ जाना था। ये विधि की जो शुरुआत फ्रॉबेल ने की उनके बारे में हमने जाना था और साथ ही हमने इस विधि के सिद्धांत या ये जो किंडरगार्टन प्रकार है इसके सिद्धांत और इसमें प्रमुख रूप से जो इसके खेल की विधियां हैं उनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे का टॉपिक इसी मेथड में आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो अगला टॉपिक है इसका वो है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन किंडरगार्टन मेथड। अर्थात इस मेथड में की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी विधियां जो है वो काम में ली जाती हैं। तो उसमें इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो है आत्म अभिव्यक्ति की शिक्षा के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अर्थात बालक अपने स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए किन चीज़ों का सहारा लेता है या इस विधि में आत्म अभिव्यक्ति के लिए किन बातों को बालक के साथ प्रयोग में लिया जाता है। तो ऐसे तीन स्वरूप जो है वो बताए हैं। पहला है गीत या सॉन्ग, दूसरा गति एवं भावभंगिमा और तीसरा है रचना या कंस्ट्रक्शन। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षण की प्रक्रिया बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। इस पद्धति में बालक की खेल प्रवृत्ति को विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि खेल से बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आत्म अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इस पद्धति में स्वयं की अभिव्यक्ति के तीन रूप बताए गए हैं। ये इस प्रकार हैं: गीत, गति एवं भावभंगिमा और तीसरा है रचना। ये तीनों स्वरूप व्यवहार में लाने पर एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भाषा की शिक्षा में जब बालक कोई कविता सीखता है तो उसे वह लय के साथ गाता है। गाने के साथ गति भी होती है तथा अभिनय द्वारा उसे स्वयं कर सकता है, अथवा कविता में वर्णन की गई वस्तु को कागज, मिट्टी या अन्य किसी वस्तु से बना सकता है, उसकी रचना कर सकता है। अतः किंडरगार्टन में शिक्षण प्रक्रिया में बालक से जो कार्य कराए जाते हैं उससे संबंधित गीत गवाए जाते हैं एवं गति में बताई हुई वस्तुओं को बनवाया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति की शिक्षण प्रक्रिया में आत्म अभिव्यक्ति के तीनों रूपों गीत, गति एवं रचना में एकता स्थापित हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो बी पार्ट है इस प्रक्रिया का, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण विधियां। अर्थात इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां जो है वो काम में ली जाती हैं। तो पहली जो शिक्षण विधि है वो है इसकी क्रिया द्वारा सीखना। किंडरगार्टन पद्धति में बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। फ्रॉबेल ने इसके लिए अनेक उपहारों का निर्माण किया है। इन उपहारों का प्रयोग करने पर बालक क्रियाशील होकर स्वयं सीखने का प्रयास करता है। दूसरी जो विधि बताई है वो है खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्ले। किंडरगार्टन पद्धति विशेष रूप से खेल विद्या पर आधारित है। इस पद्धति में बालक को खेल के माध्यम से अनेक बातों का ज्ञान कराया जाता है। तीसरी जो शिक्षण विधि है वो है शिक्षा में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एजुकेशन। किंडरगार्टन पद्धति में बालकों की स्वतंत्रता को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। आत्मक्रिया तथा खेल को बालकों को स्वतंत्र रूप से करने का अवसर देना आवश्यक है। चौथा जो इसकी विधि है शिक्षण विधि वो है सामूहिक कार्य। किंडरगार्टन पद्धति में बालकों को सहयोग के साथ मिलजुल कर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला जो है या लास्ट जो विधि है वो है वस्तुओं द्वारा सीखना, लर्निंग बाय थिंग्स।
फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में वस्तुओं द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया है। बालक प्रत्यक्ष एवं ठोस वस्तुओं से स्वयं निरीक्षण करके शीघ्र एवं निरंतरता से सीखते हैं। इसके लिए फ्रॉबेल ने विभिन्न प्रकार के उपहारों का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ें हमने देखी। एक तो आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, गीत, गति और रचना, और दूसरी जो हमने इस प्रक्रिया में देखा कि किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण विधियां क्या है। तो ये 5 शिक्षण विधियां जो है वो हमने इनको जाना। इसके बाद जो अब अगली चीज़ हम देखेंगे कि इसकी शिक्षण सामग्री क्या है। किंडरगार्टन पद्धति में जो है वो डिवाइसेस ऑफ टीचिंग इन किंडरगार्टन मेथड, कौन कौन सी सामग्री जो है वो काम में ली जाती है। फ्रॉबेल का किंडरगार्टन उसके शिक्षा सिद्धांत, विषय पद्धति एवं संगठन का समन्वित रूप है। उन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली में जिन सिद्धांतों का समावेश किया है उनसे तो हम परिचित हैं ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि इस प्रणाली में एकता, विकास, आत्मक्रिया तथा सामाजिक जीवन के आधार पर फ्रॉबेल ने 3 बातों पर बल दिया है। ये 3 तत्व हैं। पहला है मातृ खेल एवं शिशु गीत, मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग। दूसरा है उपहार या गिफ्ट्स, और तीसरा है व्यापार या ऑक्यूपेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मातृ खेल एवं शिशु गीत। फ्रॉबेल ने मातृ खेल एवं शिशु गीत को किंडरगार्टन में इसलिए स्थान दिया कि इसके द्वारा शिशु के अंगों तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास सरलता से हो जाता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मातृ खेल एवं शिशु गीत में फ्रॉबेल की शिक्षा के श्रेष्ठ तत्व निहित हैं। मातृ खेल एवं शिशु गीत फ्रॉबेल की एक छोटी पुस्तक है। इनमें खेल, गीत तथा चित्र संग्रहित हैं। गीतों, खेलों तथा चित्रों का संग्रह एक ऐसे क्रम में किया गया है जो बालक एवं माता में एकता स्थापित करते हैं तथा बालक के विकास में सहायक होते हैं। फ्रॉबेल का विचार था कि माँ के लिए संग्रह गीतों को जब एक नारी गाएगी तब उसमें मातृत्व की भावना का उदय होगा तथा वह बालक के जन्म से ही इसकी शिक्षा का ध्यान रखेगी। इसके अतिरिक्त इन गीतों का शिशु पर प्रभाव इस रूप में भी पड़ेगा कि वह अपनी माता का अधिक स्नेह प्राप्त कर सकेगा, उसके शरीर और इंद्रियों का विकास होगा तथा वह अपने वातावरण से अधिक संबंध स्थापित कर सकेगा। मातृ खेल एवं शिशु गीत संग्रह में खेल गीतों के अतिरिक्त जो गीत हैं वो माता के लिए भी हैं। इन्हीं गीतों को गाकर माता मातृत्व भावना का विकास करती थी तथा बालक की शिक्षा की ओर ध्यान देती थी। बालक के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए फ्रॉबेल ने इन खेल गीतों में कुछ अभ्यास प्रश्नों का भी समावेश किया। इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा बालक की दूसरी विशेषता यह थी कि उनमें ऐसा क्रम था जो बालक की आयु और योग्यता का पूर्ण ध्यान रखते थे। दूसरे शब्दों में इन खेल गीतों द्वारा किसी ऐसे कार्य की पूर्ति में बालक अग्रसर नहीं होता था जो उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता के बाहर हो। अतः इन गीतों में शैशव तथा गीत जो थे वो इस प्रकार के थे कि बालक जो है वो लोहार का कार्य सीखे या लकड़ी से कुछ बनाने का कार्य सीखे। दूसरी जो इनका बताया इन्होंने वो है उपहार या गिफ्ट्स। किंडरगार्टन में फ्रॉबेल ने उपहारों तथा आत्मक्रिया की संभावना निहित थी। इन उपहारों का वर्गीकरण तथा क्रम बालक के विकासानुसार है। इन उपहारों की विशेषता यह है कि इनके द्वारा जब बालक नवीन कार्य की ओर अग्रसर होता है तब वह पहले किए गए कार्य को भी करता है। इस प्रकार नवीन कार्य में पुनरावृत्ति को भी स्थान दिया जाता है। इन उपहारों में बेलनाकार, गोला तथा घन के विभिन्न रूप हैं और इन उपहारों का जो है वो एक निश्चित क्रम भी माना गया है या एक निश्चित क्रम भी फ्रॉबेल ने बनाया। इसके बाद तीसरा जो है वो है व्यापार या ऑक्यूपेशंस। किंडरगार्टन प्रणाली का तीसरा महत्वपूर्ण अंग व्यापार या कार्य है। बालकों को जो उपहार मिलते हैं उनके आधार पर वे व्यापार अथवा कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। व्यापार में ही बालक विभिन्न आकारों के उपहारों को नए नए ढंग से रखता है। वह कभी कोई वस्तु बनाता है तो कभी कोई।
इस प्रकार उपहार तथा व्यापार में घनिष्ठ संबंध हैं। उपहार के कारण बालक व्यापार की ओर अग्रसर होता है एवं बिना व्यापार या क्रिया के उपहारों की उपयोगिता कम हो जाती है। किंडरगार्टन में व्यापार के महत्व को समझाते हुए फ्रॉबेल ने लिखा है, इनका उद्देश्य है बालकों को ऐसे कार्य में लगाना जो उनके मनोविकास के अनुकूल है, जो उनके शारीरिक विकास में सहायक होते हैं तथा जो उनकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका परिचय प्रकृति तथा उनके अन्य साथियों से कराते हैं। इससे उनकी भावनाओं तथा हृदय का विकास उचित दिशा में होता है, जीवन के सभी क्षेत्रों का मौलिक ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनमें एकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो मुख्य जो शिक्षण सामग्री है, मातृखेल एवं शिशु गीत, उपहार और व्यापार, इनके माध्यम से जो है वो इस प्रणाली में बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे किंडरगार्टन पद्धति के जो है मुख्य गुण कौन कौन से हैं, या हम कहें कि इनकी क्या विशेषता है। तो पहली जो विशेषता है वो शिशु शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त। किंडरगार्टन प्रणाली का सबसे प्रमुख गुण इसका शिशुओं के लिए अधिक उपयुक्त होना है। फ्रॉबेल का कथन है कि विद्यालय की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जबकि शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत कर दी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति फ्रॉबेल की किंडरगार्टन प्रणाली में दिखाई देती है। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है आत्म कार्य पर अधिक बल। किंडरगार्टन प्रणाली में बालकों को आत्मक्रिया के स्वाभाविक तथा सजीव माध्यम से विकास करने का सौभाग्य मिलता है। इस प्रणाली में बालक विभिन्न वस्तुओं अथवा उपकरणों द्वारा अपनी आत्मक्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे आत्मशक्ति, क्रियाशीलता, आत्मविश्वास आदि का गुणों का विकास होता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान। किंडरगार्टन प्रणाली में आत्मक्रिया अथवा आत्म अभिव्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इन क्रियाओं को संपादित करके बालक भावी जीवन में प्रवेश कर जीवन को सफल बनाते हैं। इन क्रियाओं में बालक की कल्पना तथा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। चौथी जो विशेषता है वो है सरल, रुचिपूर्ण तथा आकर्षक शिक्षण पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति में खेल, गीत, अभिनय, रचना आदि के माध्यम से स्वतंत्र तथा प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाती है। बालकों पर पुस्तकों का कोई बोझ नहीं होता है। वे अपनी क्षमता तथा रुचियों के अनुकूल खेल में ही अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन सब विशेषताओं के सम्मिलित होने के कारण यह शिक्षण पद्धति सरल, रुचिपूर्ण तथा आकर्षक सिद्ध होती है। अगला जो विशेषता है वह है इसकी शिक्षक का स्थान मित्र तथा पथ प्रदर्शक के रूप में। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक का स्थान एक मित्र, सहयोगी तथा पथ प्रदर्शक के रूप में है। यहाँ शिक्षक शिशुओं को उपहारों के प्रयोग करने तथा व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता तथा पथ प्रदर्शन करते हैं ताकि वे कहीं उद्देश्यहीन ना हो जाएं। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास। फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में बालक में नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामूहिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया है। बालक विभिन्न प्रकार के खेलों, क्रियाओं तथा सामाजिक कार्यों को सामूहिक रूप से करते हैं, जिससे उनमें समाज के प्रति प्रेम विकसित होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी वो है इंद्रियों का प्रशिक्षण। किंडरगार्टन में शिक्षा प्राप्त करने पर बालकों की इंद्रियों को प्रशिक्षित होने के अवसर प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप वे दृष्टि तथा श्रवण संबंधी प्रत्येक प्रकार के प्रत्यक्षीकरण में निपुण हो जाते हैं। ऐसा होने पर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं में तत्परता तथा स्पष्टता आ जाती है। अगली जो विशेषता है इसकी वो है सौंदर्यात्मक विकास। जिन विद्यालयों में बालकों को किंडरगार्टन प्रणाली से शिक्षा दी जाती है
उनमें बालकों को अच्छे अच्छे बागों तथा प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। फलस्वरूप बालकों में सौंदर्यात्मक विकास होता है। नेक्स्ट जो है विशेषता इसकी, आधुनिक शिक्षा को आधार प्रदान करना। किंडरगार्टन प्रणाली में फ्रॉबेल ने अपनी शैक्षणिक विचारधारा तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर आधुनिक शिक्षा को आधार प्रदान किया है। पार्कर महोदय ने कहा है, यह 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधार है। और लास्ट जो विशेषता है इसकी, किंडरगार्टन के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में फ्रॉबेल ने जो सिद्धांत, विचार तथा साधन प्रस्तुत किए हैं वे किसी एक देश तथा काल तक सीमित नहीं हैं, वरन उनकी उपयोगिता प्रत्येक देश तथा काल में व्याप्त है। यही कारण है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई विद्यालय ना होगा जहां फ्रॉबेल के शिक्षा सिद्धांतों अथवा उद्देश्यों का समावेश ना हो। ये तो हमने देखा कि किंडरगार्टन पद्धति की क्या विशेषताएं हैं या किंडरगार्टन पद्धति के क्या गुण हैं।